मध्य प्रदेश आज अपना 70वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की विकास यात्रा, सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। अवलोकन करते हुए योजना और नवाचारों की जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय राज्य मंत्री कानून एवं न्याय अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की 70 वर्षों की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत मिशन, खादी, हस्तशिल्प, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल इनोवेशन की उपलब्धियां प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये प्रदर्शनी केवल दृश्य अनुभव नहीं है, बल्कि प्रदेशवासियों को ये बताने का एक माध्यम है, एक जरिया है कि मध्य प्रदेश ने पिछले 7 दशकों में हर क्षेत्र में प्रगति ही की है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। 1 नवंबर 1956 में बनने वाला मध्य प्रदेश तत्कालीन समय के मध्य भारत, मालवा, विंध्य, सीपी एंड बरार ऐसे कई राज्यों से जोड़ करके ये राज्य की रचना हुई और राज्य ने 70 साल की यात्रा में सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपनी प्रगति, उन्नति करते हुए अपने से एक समृद्ध राज्य का उदय कराते हुए भी अपनी विकास यात्रा को नहीं रोका। छत्तीसगढ़ आज हमारा ही अपना भाई है, जो हमसे अपने योजना के दृष्टि से एक अलग प्रकार का राज्य बनकर के निकल के आया और हमें इस बात का संतोष है कि उसके भी 25 वर्ष हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद। वो आज उसकी रजत जयंती में शामिल हो रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम उस सिंहावलोकन के आधार पर, तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब हमारे देश के कई हिस्से, हमारे सांस्कृतिक भारत के अतीत के काल के कोई हिस्से होंगे, वहाँ पर भी जैसे आज ईरान के अंदर भी मंदिर है, तो उस मंदिर की एक चित्र इस प्रदर्शनी के अंदर लगा हुआ है। बंदर अब्बास में जहाँ भगवान राम और उनकी प्रतिमाओं का एक अंदर का गर्भ का दृश्य, वो भी। नर्मदापुरम की पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 1 नवंबर 1956 को भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और 1 नवंबर 2025 को ये अपना 70वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त धर्मांतरण और अर्धघुमंतु कल्याण विभाग की कृष्णा गौर पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने ध्वजारोहण किया। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में सभी सम्माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मुझे यह अवसर नर्मदापुरम जिले में मिला है। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की समस्त मध्य प्रदेश वासियों को। शिवपुरी के कन्याधाना क्षेत्र में खाद्य वितरण की लचर व्यवस्था के खिलाफ किसानों का गुस्सा चरम पर है। स्थानीय वितरण केंद्र पर कर्मचारियों की मनमानी और अपर्याप्त खाद्य वितरण को लेकर किसानों ने आज खुलकर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है प्रशासन की अनदेखी से उनकी रबी की बुआई संकट में पड़ गई है। तो खनियाधाना से यह खबर, जहां पर खनियाधाना में खाद्य संकट जो है गहरा गया है। टोकन की मनमानी पर आखिरकार जो किसान वहां पहुंचे हुए थे, जो लोग वहां पहुंचे हुए थे, उनका गुस्सा चरम पर देखने को मिला। खाद के लिए मैंने 29 तारीख को लगभग 3665 बोरी थी, तो हमने लगभग 1650 टोकन बांटे हुए थे, सभी को खाद वितरण कराया था। इसके बाद भीड़ अत्यधिक होने के कारण मेरे द्वारा
लगभग 645 टोकन और जारी किए गए थे कि आगामी 30 तारीख को जो भी खाद आएगी वो उनको प्राथमिकता से दी जाएगी। तो आज हमारे पास जो खाद आई, तो मेरे द्वारा पहले जो 29 तारीख को टोकन बांटे गए थे उनको खाद वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी भीड़ है इनका सबको लाइन अप करा के इनको भी टोकन जारी कर दिए गए, इनको भी हम सबको खाद आज उपलब्ध कराएंगे। कुछ नहीं, खाद के लिए मैंने समस्या ये है, प्रशासन की कमी है। अगर जनता ज्यादा आ जाए, इनने बोला था कि आप आना 1 तारीख को, आपको यूरिया देंगे, हम एक बोरी देंगे, 2 दे सकते हैं, जैसा आ जाएगा जैसा देंगे। सवेरे 4 बजे के यहाँ लोग खड़े हैं, खड़े होने के बावजूद इन्होंने पर्ची बांटी, तो जो पता नहीं चला कि किसको दिया, क्योंकि इन्हें नियम से नहीं दी, टोकन दिए नियम से नहीं दिए। अगर ये टोकन नियम से देते, जिसको टोकन दिया है उसके अंगूठा में या उंगली में चिल लगा देते। सिवनी जिले के ग्राम पंचायत धनौरा के सरपंच दिनेश कुमार कौरेथी को लोकायुक्त ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता राधेश्याम बंजारा ने बताया सरपंच ने उसके मकान निर्माण कार्य के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद जबलपुर लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध ट्रैप कर कार्रवाई कर आरोपी को पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, रिश्वत मांगने का ये मामला है जिसको लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनौरा पंचायत सरपंच रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मकान निर्माण को लेकर जो है यहाँ पर रिश्वत की मांग की गई थी और आखिरकार लोकायुक्त की कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेते हुए जो है यहाँ पर धनौरा पंचायत सरपंच को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। राधेश्याम बंजारा के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सरपंच धनौरा के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदक राधेश्याम बंजारा आबादी भूमि पर मकान का निर्माण कर रहे थे। आरोपी दिनेश कौरेथी के द्वारा आपत्ति लगाई गई कि आप मकान का निर्माण नहीं कर सकते, इस एवज में आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन में बातचीत के दौरान 60,000 में बातचीत तय हुई, जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ दिन पहले मैं मतलब अपना घर निर्माण कर रहा था, तो सरपंच साहब का फ़ोन आया और फिर सरपंच साहब मिलने आए, तो उन्होंने बोले कि यार बोले तू घर मत बनाना इसमें, जो बोले अवैध कब्जा मत कर बोले इसमें। तो मैंने ठीक है नहीं करता हूँ। तो बोले जो भी तेरा लेन देन होगा उन लोगों से बोले पैसे तू वापस दे देना। बोले क्या, मैंने वो लिया हुआ था कब्जे वाले मकान, तो उन्होंने बोला कि पैसे वापस ले लो। तो मैंने पैसा वापस लेने के लिए बोल दिया था। फिर इसके बाद इसने प्रदीप के थ्रू फ़ोन लगवाया मुझे कि अगर कुछ हो सकता है तो मैं कर दूँगा। तो फिर मैं मिलने गया। जब मिलने गया तो मुझे बोले कि कितने रुपये तूने लिया है, तो मैंने बोला 1.5 लाख रुपये में। तो बोले 1.5 लाख में लिया है तो 1 लाख रुपये और खर्च कर लिया और बना लिया। तो बोले मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने ठीक है मैं दे दूँगा 1 लाख रुपये, ऐसा तो मैंने बोल के आ गया। फिर मेरे को समझ में आया तो फिर मैं सीधा चला गया सर लोग के पास में। इटावा कस्बे के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति का पुत्र बाइक से दूर उछलकर गिर पड़ा, जिससे वह सुरक्षित बच गया। घायल अक्षत का इटावा अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी शिवम जोशी और इटावा पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम होगा। तो इटावा से ये खबर, जहां पर देखिए सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। बच्चा ज़रूर बाल बाल बच गया, राहत की बात रही। जो ये बच्चा है वो इस हादसे में बाल बाल बच गया, लेकिन बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया है। कंटेनर ने बाइक को कुचल दिया। ये दर्दनाक सड़क हादसा और इस हादसे में दंपति की मौत हो गई। हुआ ये एक्सीडेंट? कैसे जा रहे थे? कैसे जा रहे थे? बताओ बेटा, बोलो। बाइक से जा रहे थे? कौन कौन थे? मेरी मम्मा, मेरे पापा और मैं। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ट्रक से हुआ है क्या? ट्रक से हुआ होगा? ट्रक से। आप कहाँ पढ़ते हो? आप कहाँ पढ़ते हो? जयपुरी पढ़ते हो? पापा मम्मी वही काम करते हैं? क्या काम करते हैं पापा? मम्मा नहीं करती। पापा क्या? नहीं, पापा क्या करते हैं? कहाँ? झूलों में लटकते हैं। जयपुर के मानसरोवर से खबर आपको बता रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा मायरा की मौत का मामला। स्कूल बिल्डिंग से गिरने से छात्रा मायरा की मौत हो गई। गंभीर हेड इंजरी के चलते छात्रा की मौत हुई है। मानसरोवर के नीरजा मोदी स्कूल की घटना है और अब इसको लेकर, इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस के आने से पहले ही
खून के धब्बे साफ क्यों किए गए, ये सवाल लगातार सभी के मन में है कि आखिरकार क्यों जो सबूत थे वो आखिरकार क्यों मिटाए गए। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो देखिए, जब तक पुलिस नहीं पहुंचती है, इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है। तो फिर स्कूल प्रबंधन ने ऐसा क्यों किया, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखिए स्कूल प्रबंधन घिरता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार स्कूल प्रबंधन की तरफ से चुप्पी साधी हुई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार स्कूल प्रबंधन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, उसके बाद भी जो है स्कूल की तरफ से, स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लगातार चुप्पी साधे हुए स्कूल प्रबंधन, वहीं परिजन भी जो है इस पूरे मामले को लेकर कठोर कार्रवाई की मांग और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और आखिरकार स्कूल प्रबंधन के जवाब का भी इंतजार इनकी तरफ से भी किया जा रहा है, और लगातार इनकी तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार स्कूल प्रबंधन जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील इस वक्त जयपुरिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सुनील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, क्या पोस्टमार्टम की जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास? देखिए पूनम, बिल्कुल यहाँ पर जो जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, और जो छात्रा जिसने जो स्कूल की छत से गिरकर जिसकी मौत हुई थी उसके तमाम परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच, लेकिन कुछ मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। अभी भी बातचीत चल रही है, लिहाजा अब पोस्टमार्टम नहीं हो सकेगा, चूंकि 5 बजे के बाद में यानी सूर्यास्त होने के बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की। तो ऐसे में अब यही उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और सुबह अगर बातचीत हुई और सहमति बनी तो संभवतः सुबह इस जो छात्रा है उसका पोस्टमार्टम हो पाएगा। और फिलहाल चूंकि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पाया है, अगर इसकी बात करें तो परिजन कुछ मांगों को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या बयान आया है। स्कूल प्रबंधन को यहाँ पर मौके पर बुलाइए, हम बातचीत करना चाहते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। पुलिस की मौजूदगी में उनका बयान चाहिए, उसके बाद में हम जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन से भी, लेकिन आप अपने जो घटनाक्रम हुआ है अपनी जानकारी के हिसाब से अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ बातचीत करके आप रिपोर्ट दे दीजिए। हम हर एक पहलू पर, हर एक जो भी जो जरूरत है उसके आधार पर जांच करेंगे कि कहां कहां लापरवाही हुई है। तो ऐसे में अभी जो एक लीगल टीम है जो परिजनों ने बुलाई है उसकी मौजूदगी में परिजन है वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट लिखी जा रही है, और उसमें वो तमाम जो पहलू है वो वकील के द्वारा लिखा जा रहा है कि कहां कहां लापरवाही हुई है, परिजनों की क्या मांग है, किस किस पहलू पर जांच होनी चाहिए, जिससे परिजनों को के जो तमाम सवाल हैं, जो इनको डाउट है इस घटना को लेकर, वो डाउट्स को उस रिपोर्ट में दर्ज करवाया जा रहा है। और सीधा जो पार्टी है, जो जानकारी मिली है कि परिजन है नीरजा मोदी स्कूल को इस मामले में पार्टी बना रहे हैं कि नीरजा मोदी स्कूल की लापरवाही से जो है ये हादसा हुआ है। कुछ देर में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आधिकारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाएगी परिजनों की तरफ से। चूंकि सुबह से अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट है नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ नहीं दी गई थी, लेकिन अभी एफआईआर जो तैयार की जा रही है, कुछ ही देर में जो है नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर वो परिजनों के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में जो भी परिजनों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको लेकर संभवतः सुबह एक बार फिर से बातचीत की जाएगी इनसे। और जो इनकी बात है कि स्कूल प्रबंधन को यहाँ पर बुलाया जाए, उनका जो बयान है वो लिया जाए। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि स्कूल प्रबंधन इस मामले में सामने आए, अपनी चुप्पी तोड़े और परिजनों के जो सवाल हैं उनका जवाब दे, पुलिस प्रशासन के जो सवाल हैं उनका जवाब दे, तो ये बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है चूंकि लोग अभी पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, और अब जैसे ही मालूम चला कि सुबह ही हो पाएगा पोस्टमार्टम, उसके बाद में जो करीबी जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है सुबह फिर से ये जो मामला है ये तूल पकड़ ले, अगर सहमति नहीं हो पाएगी, अगर मांगे नहीं मानी जाएगी, या फिर रिपोर्ट देने के बाद में जो प्रारंभिक जांच है
उससे संतुष्ट नहीं होंगे परिजन, क्योंकि प्रारंभिक जांच है वो काफ़ी मायने रखती है। तो परिजनों को ये देखना होगा कि कल से आज तक, यानी कल जब सुबह पोस्टमार्टम की बातचीत शुरू होगी तो परिजनों का यही कहना होगा कि कल से लेकर आज तक किस तरह की जांच हुई है, जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कहा गया है, कहाँ लापरवाही, कहाँ कोताही बरती गई है जिससे ये हादसा हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ और भी जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गुस्सा साफ तौर पर लोगों में है कि आखिर मासूम है एक बच्ची कैसे स्कूल की छत से गिर सकती है, अगर वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे। ये तमाम सवाल तो हैं, लेकिन इनके सभी की कौन कौन से सवाल हैं और किस तरह की लापरवाही, ये जांच पूरे पुलिस के हाथ में है। तो पुलिस किस तरह से जांच करती है और कहाँ लापरवाही है जरूर जांच में सामने आएगा। बिल्कुल सुनील, जो है देखिए जांच तो फिलहाल की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो है वहां से सबूतों को मिटा दिया गया, सबूत मिटाए गए, तो इसको लेकर क्या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है कि जांच करने में क्या कोई पुलिस को दिक्कत आ सकती है? यहाँ पर प्रारंभिक जांच में कोई दिक्कत किसी प्रकार की, क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, साफ तौर पर वहां से जो खून के धब्बे थे उन्हें साफ कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर कहीं घटना हो जाती है तो जो घटना स्थल है वो एक तरह से उसको ब्लॉक किया जाता है, वहाँ पर किसी तरह की आवाजाही है वो नहीं होती है और जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो, इसकी एक प्रक्रिया है वो है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जो स्कूल प्रबंधन है, जैसे हादसा हुआ तो हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि तुरंत जो छात्रा थी उसको हेल्प मिली थी स्टाफ के द्वारा, तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। लेकिन जहाँ पर बच्ची गिरी थी, जहाँ पर यह हादसा हुआ था, उस जगह को धो दिया गया था जब तक एफएसएल की टीम या पुलिस की टीम पहुंची, उससे पहले ही। उसके बाद में पुलिस से भी ये सवाल हुआ था कि आखिर इस तरह से साक्ष्य को मिटाना किस हद तक की लापरवाही है और अपराध है। तो पुलिस ने साफ तौर पर माना है कि अगर ऐसा हुआ है उसको लेकर भी जो सीसीटीवी खंगाले जाएंगे कि इतना जल्दबाजी क्या थी, क्या छुपाना चाह रहा था जो स्कूल प्रबंधन है, जो साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। आखिर इस पूरे हादसे को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, एफएसएल टीम को आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर स्कूल प्रबंधन सही था तो तमाम तरह की जांच में सहयोग करना था, ना कि एविडेंस को मिटाना था। तो इस पर भी पुलिस ने बयान तो दिया है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा, क्योंकि एफएसएल की टीम अनौपचारिक तरीके से यानी कैमरे के सामने नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमने बातचीत की थी तो एफएसएल की टीम का कहना था कि इससे जांच प्रभावित होती है। लेकिन हमने तमाम जो, क्योंकि एफएसएल के पास में कई एडवांस चीज़ें हैं, जांच हो जाएगी लेकिन थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर वो सबूत नहीं धुल पाते तो और आसानी से और जल्दी वो जांच हो सकती थी। तो ऐसे में एफएसएल का भी मानना है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस मसले में ये अलग से एक लापरवाही है स्कूल प्रबंधन की कि उस जगह को धोना, सबूतों को मिटाना, इसके मामले में पुलिस या फिर एफएसएल किस तरह की जांच को आगे बढ़ाती है, किस तरह से उनसे सवाल जवाब तलब करती है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से पुलिस की जांच तो चल ही रही है अपने स्तर पर, लेकिन स्कूल प्रबंधन का अभी कोई छोटा या बड़ा किसी तरीके का कोई बयान सामने आ पाया है? पुलिस प्रशासन भी लगातार पूछताछ में तो जुटी ही होगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अभी भी मिल पाई है क्या इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन की तरफ से, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है कि आखिरकार स्कूल प्रबंधन सामने आए और कुछ तो जवाब दे, चाहे छोटा बड़ा जो भी उसकी तरफ से बयान हो, कम से कम वो तो दे। बिल्कुल पूनम, ये यक्ष प्रश्न है अभी का इस पूरे मामले में कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसा क्या किया स्कूल प्रबंधन ने जो किसी तरह का भी बयान देने से बच रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा है और इतना जो गंभीर विषय है, कितने सवाल ये जो मामला खड़े कर रहा है स्कूल प्रशासन की तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था पर, उसकी तमाम दावों पर, उसके बावजूद ना तो पुलिस को कोई बयान दे पा रहा है जो स्कूल प्रबंधन है, ना ही शिक्षा विभाग को। लगातार पुलिस अधिकारी इस बात को साधने में लगे हुए हैं कि अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत है पुलिस प्रशासन की भी? इतना बड़ा कानून से ऊपर कौन हो सकता है कि एक जवाब नहीं दिया जा रहा उनसे? इतना बड़ा हादसा हो गया है, शिक्षा विभाग के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, हमने वीडियो भी चलाया है, उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कितने लाचार हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कई फ़ोन कॉल्स कर चुके, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या अपराधी की तरह क्यों भाग रहा है स्कूल प्रबंधन? तो ये सवाल हैं और ये सीधा इनको महज ये एक सवाल और लापरवाही नहीं है, ये सोचने वाली बात है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और शिक्षा विभाग के लिए कि एक स्कूल का मालिक आखिर इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वो तमाम जो एजेंसियां हैं उनको जवाब नहीं दे रहा है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये इनकी भी लाचारी है कि क्यों लाचार है, किसके दबाव में है पुलिस, किसके दबाव
दबाव में है शिक्षा विभाग के अधिकारी किसके दबाव में है? क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे? जो पुलिस है क्यों नहीं जो जवाब तलब कर रहा? वो होंगे शहर में, पुलिस को जाना चाहिए, उनकी लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला है, परिजन ये चाह रहे हैं, जो परिजन अपनी बच्ची को खोए हैं, अपने एक बच्चे को खोए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन सामने क्यों नहीं आ रहा। तो पुलिस को मानवता के नाते भी, कानून के नाते भी नीरजा मोदी स्कूल के प्रबंधन से बातचीत करनी चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए, उनसे जवाब लेना चाहिए कि क्या हुआ, और जांच में जहां जहां जरूरत पड़ रही है तो उनको सामने लाना चाहिए। उनके खिलाफ जो मामला है वो दर्ज अभी कुछ देर में हो जाएगा, उसके बाद में उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये सवाल तो है, लेकिन इसको किस तरह से डील कर रहा है प्रशासन, ये सोचने वाली बात है। क्या वाकई में पूरी सीरियसनेस के साथ में इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है? अगर तह तक जाने की कोशिश की जा रही है तो जरूर नतीजा निकलेगा। परिजन जो है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उनकी बच्ची गई है, वो कोई सोच नहीं सकता, इतना दुख उनको है, लेकिन न्याय मिले। और हर एक मामले के बाद में जो भी पीड़ित पक्ष होता है उसको एक ही उम्मीद रहती है कि इस जो भी घटना हुई है, जो भी हादसा हुआ है, इसका न्याय उनको मिले। न्याय तभी मिलेगा जब जांच सही से होगी। जांच तब सही होगी जब जो पक्ष है दूसरा, जो आरोपी पक्ष है, वो बातचीत में सहयोग करेगा, वो जांच में सहयोग करेगा। जी सुनील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार ये सवाल अपने आप में जो है बना हुआ है कि आखिरकार स्कूल प्रबंधन क्यों चुप्पी साधे, क्यों सामने आकर कोई बयान नहीं दे रहा किसी प्रकार का। लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो है जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन लगातार चुप्पी साधे बैठा है।